से जो कमंडल की राजनीति हुई थी, लगा था कि हिंदुत्व के छाते के नीचे तमाम वो जातियां एक हो गई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि कमंडल से फिर मंडल की राजनीति पर आ गए? नहीं, वो तो हमेशा फिर मजबूत होंगे, वो हमेशा रही है। उसकी काट के लिए आप मंडल की काट के लिए कमंडल करते थे, लेकिन वो एक ही फार्मूला आप कब तक चलाएंगे? जो प्रभु जी भी हमेशा कहते थे कि जो राम मंदिर बन गया है उसके बाद खत्म हो गया है। देखिए, मैं को इसमें एक भटनागर जी बहुत अच्छे से जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, हिंदुत्व के लहर पे बनी, भले गठबंधन सरकार थी, सरकार चल रही थी। हम अपना उदाहरण देते हैं, रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, बीजेपी कार्यालय में आए, उन्होंने एक मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए काम, भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी मुस्लिमों के लिए काम करी हो, ये वो। तो हमने उनसे पूछा, बोले भाई सबको, हमको मुस्लिमों के भी वोट चाहिए, वोट बैंक बढ़ाना है हमको। हश्र क्या हुआ? शाइनिंग इंडिया के बावजूद बीजेपी हार गई। इस बार 2014 से 2019 नहीं, 2019 के बाद 2024 के दौर में बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम का नारा लिया, मुसलमानों में दो भाग करने, मोदी भाईजान मुसलमानों में दो भाग करने की कोशिश की कि 70% मुस्लिम ओबीसी हैं और ये जो है इनको सोचा कि इनको अपनी तरफ ले आए। लेकिन जैसे ही आपने मुस्लिमवाद छेड़ा, मुस्लिमों में दो फाड़ करने की कोशिश की, सारे एक हो गए और आपके जो हिंदू वो कट्टर हिंदू वोट जो आपको मिलते थे वो आपसे नाराज हो गए। तो ये बीजेपी को समझना होगा कि इसका जो कमंडल में इसका सब कुछ है, कमंडल के बाहर गई है तो मंडल भारी हो जाएगा। आपको मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा हिंदुओं को एक रखने का, क्योंकि अब आप बार बार किसी मंदिर के नाम पे नहीं कर सकते। जैसे अभी हम अयोध्या के अंदर बीजेपी हारी और खबरें देख रहे हैं, तो अयोध्या में जो तोड़ फोड़ हुई, जितना मुआवजा नहीं मिला, वो वहाँ के स्थानीय लोगों की नाराजगी हो सकती है मनोज, और वो भारी पड़ेगी जिनकी संपत्ति पे प्रहार हुआ। मंदिर बहुत भव्य बना, बहुत अच्छा बना, बाकी देश में असर हो सकता है, लेकिन जिनके घर टूटे होंगे, उनको तुरंत मुआवजा देके दूसरी जगह बसाना चाहिए था। दूसरा मुआवजा प्रॉपर नहीं दिया, ये शिकायत ये है कि मुआवजा बाजार रेट से नहीं मिला। तो अगर आपने सरकारी दादागिरी से उनको वहाँ से हटा दिया तो वो परिणाम तो आपको मतदान में भुगतना पड़ेगा। हालांकि जीता वहाँ पे भी हिंदू ही है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा आपको, जातिगत समीकरण में जिसको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 5 लाख उसकी समाज के वोट हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। जो अयोध्या जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, कम हो गई, लीड नहीं मिली, जिससे बाकी कम हो। दूसरा भोपाल एक उदाहरण है, भोपाल उत्तर के एक बूथ से आलोक शर्मा को महज 5 वोट मिले, जो प्रभु जी कह रहे हैं कि कैसी वोटिंग पैटर्न जो चेंज हुआ है। राजेश जी, मैं भोपाल उत्तर में कई पोलिंग बूथ हैं जहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठता है, कभी सिर्फ कागज में बैठता है। बीजेपी वहां पे आज तक अपना काम नहीं कर पाई। कई बार तो ये हुआ कि बीजेपी ने पार्षद के लिए जिसको खड़ा किया उसको उसके घर वालों ने वोट नहीं दिया वाली स्थिति यहाँ पे निर्मित हो जाती है। तो ये मुस्लिमों को, बीजेपी को समझना होगा उनको, यदि वो वाकई में सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं तो वो करें, और यदि वो चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं कि आपने पहले पसमानदा को एक करने अपनी तरफ लाने की कोशिश की, मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही चुनाव आए आपको लगा 5वें चरण आते आते कि नहीं हम तो पिछड़ रहे हैं, तो आप हिंदू मुसलमान करने लगे। ये हजम नहीं होने वाला है। आप पढ़े लिखी समझदार जनता है, युवा हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब लोग विश्लेषण करते हैं, खुद ही आकलन करते हैं, 4 लोग बैठकर बात करते हैं, वो बात नहीं रही पहले वाली कि आंख बंद करके आपने जो बोला नेता के पीछे लोग चले जाएंगे। तो ये उनको समझना होगा बीजेपी। और आपको ये भी देखना होगा कि राज्य में आप कुछ कह रहे हो, दूसरे राज्य में कुछ कह रहे हो। जो भटनागर जी ने कहा ना वो बिल्कुल सही है कि बीजेपी को अपना आकलन करना होगा कि उसको हिंदू वोटों को अपनी तरफ रखने के लिए कौन से तरीके अपना रही थी और क्या अपनाने चाहिए। जो मैकेनिज्म है वो तो करना ही पड़ेगा। जो आपके क्षेत्रीय छत्रपति हैं, जिनकी लोकप्रियता से, जिनके जनाधार से पार्टी को वोट मिलते हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों चाहे किसी जाति के हों, वो सब आपको वापस से स्थापित करना पड़ेगी। उनकी मूर्त, उनको ताकत देना पड़ेगी। अगर आपने शिवराज सिंह चौहान को पर्ची थमा दी कि भैया मुख्यमंत्री का नाम घोषणा कर दो, ये बहुत अपमानजनक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की। तो वो बदलाव 100% होगा। और वैसे भी मैं बताऊं आपको कि हिंदुस्तान में राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 बड़ी ज्ञान की यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, एक पान की दुकान, एक चाय की दुकान, एक नाई की दुकान। आप वहाँ चले जाइए, पूरी पल्स आपको समझ में जाएगी। ये सही बात है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 2004 से पहले अप्रैल के महीने में, चुनाव के पहले, मैं दिल्ली में गया था और एक टैक्सी में बैठ के जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर से बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि सर ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार जाएगी, और बोले कांग्रेस की सरकार बनेगी और सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाएगी। अब वो सरदार ने जो बोला वो 4 महीने बाद सही हो गया। तो मतलब आप सोचो कि एक ड्राइवर ने जो बताया वो कोई सोच भी नहीं सकता था और वो हो गया।
तो मुझे लगता है कि जो पल्स जो है वो नीचे जमीन पे ही समझ में आती है। बिल्कुल। और राजनेताओं को भी जमीन पर ही उतरना पड़ेगा। जमीन की राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा सफल होंगे। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन घर घर वोट पर्ची बांटते थे, वो भूल बदल गए गए। बांटना। हाँ। अपनी पुरानी ढर्रे पर या पुरानी परंपरा पर लौटना होगा, तब कहीं जाकर बीजेपी और मजबूत होगी। और जो उसने गलतियां की हैं उससे सबक लेना पड़ेगा। सबक लेगी तो निश्चित तौर पर 2029 में फिर वो कह सकती है कि हम 300 पार या 400 पार। फिलहाल तो उसे आत्मंथन करना होगा और निश्चित तौर पर बीजेपी आत्मंथन करेगी और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।